हाय एवरीवन, स्वागत है आपका अपने इस यूट्यूब चैनल में। तो हम डिस्कस कर रहे हैं महाराष्ट्र सीईटी के जो PYQ आए हुए क्वेश्चन है उनको हम कॉन्सेप्ट के साथ उसको अंडरस्टैंडिंग कर रहे हैं। तो सबसे पहले हमने जो थर्मोडायनेमिक चैप्टर होता है क्लास 12 का, तो उसके जो PYQ है उसको डिस्कशन कर रहे हैं। हमने सबसे पहले 2025 के जो PYQ है उसको डिस्कस कर चुके हैं। ये इस वीडियो का पार्ट सेकेंड है। इससे पहले हम पार्ट फर्स्ट बना चुके हैं। अगर आपको देखना है तो आप पहले पार्ट फर्स्ट देखिए, फिर इसके बाद आप पार्ट सेकेंड को देख सकते हो। तो चलो शुरुआत करते हैं PYQ क्वेश्चन को सॉल्व करने का। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या देखे रखा है उसको देखते हैं। कैलकुलेट वर्क डन। हमें इस बार भी वर्क डन ही पूछा है। वर्क डन इफ 1 मोल ऑफ सर्टन गैस कॉम्प्रेस, मतलब कोई गैस कॉम्प्रेस हो रही है, गैस कौन सी वो पता नहीं है। आइसोथर्मली मतलब कंडीशन देखे रखा है, आइसोथर्मली एंड रिवर्सिबली मतलब कोई गैस है जो कि कॉम्प्रेस हो रही है, कंडीशन है आपकी आइसोथर्मल और रिवर्सिबल एट 300 केल्विन फ्रॉम इनिशियल प्रेशर। मतलब आपको प्रेशर देखे रखा है कि अगर किसी गैस को कॉम्प्रेस करोगे तो जो स्टार्टिंग का प्रेशर कितना होगा x बार, और फाइनल प्रेशर देके रखा है 2x बार, और r की वैल्यू भी देके रखी है। ठीक है, तो हमको क्या करना है, सिर्फ वर्क डन को निकालना है। किसके लिए? आइसोथर्मल रिवर्सिबल कंडीशन। तो आपको फार्मूला पता होना चाहिए वर्क डन का फार्मूला। अगर कंडीशन आइसोथर्मल है, आइसोथर्मल का मतलब टेम्परेचर आपको कांस्टेंट देके रखा है, ठीक है, और रिवर्सिबल का मतलब रिएक्टेंस से प्रोडक्ट्स चलते रहती है, ठीक है। रिएक्शन कैसी आपकी रिवर्सिबल है। तो आइसोथर्मल और रिवर्सिबल कंडीशन के लिए वर्क डन निकालने का फॉर्मूला क्या होता है? Wmax = -2.303 nr। टी तो कांस्टेंट हो गया, ठीक है। तो इसके लिए हम क्या कंसिडर करते हैं? log ऑफ P2/P1, ठीक है। और अगर वॉल्यूम देके रखा रहता तो V1/V2 भी लिख सकते हैं। ये बात ध्यान में रखना है। हमको प्रेशर देके रखा है, इसके लिए प्रेशर के टर्म में हमको Wmax को लिखना है, ठीक है। इसको डिराइव करना सिंपल है, PV = NIT, ठीक है। टेम्परेचर अगर कांस्टेंट कर दिया तो पूरी टर्म क्या हो गई? कांस्टेंट हो गई। N की वैल्यू क्या देके रखा है? 1 मोल, तो N की वैल्यू 1 है, तो PV क्या हो जाता है? कांस्टेंट, ठीक है। और इसको कैसे लिखोगे फिर? P1V1 = कांस्टेंट, P2V2 = कांस्टेंट, ठीक है। तो इसी को हम क्या लिख सकते हैं? P1V1 = P2V2, ठीक है। यही V1/V2 = P2/P1, ठीक है। फॉर्मूला सेम रहेगा Wmax का, P2/P1 या तो V1/V2 रह सकता है। प्रेशर देके रखा है तो इस फॉर्मूला का यूज करना है। अगर वॉल्यूम दिया रहेगा तो V1/V2 का यूज करना है, ठीक है। तो अभी हम इसको सॉल्व करते हैं। P2 मतलब फाइनल जब वर्क डन हो जाएगा, मतलब पूरी गैस कॉम्प्रेस हो जाएगी तब P2, और जब स्टार्टिंग होगा तब P1, ठीक है। तो इनिशियल प्रेशर कितना है? P1 x बार, और फाइनल प्रेशर 2x बार देखे रखा है, ठीक है। बस अभी हमको क्या करना है? सिर्फ वैल्यू को पुट करना है और वर्क डन निकालना है। -2.303 नंबर ऑफ मोल्स कितने देके रखा है? 1 मोल, तो 1 से मल्टीप्लाई कर दो। R की वैल्यू देख 8.314 जूल किलो इनवर्स मोल इनवर्स, ठीक है। 1 मोल दिया है तो यहाँ पे मोल भी लिख देना, ठीक है। मल्टीप्लाई लॉग ऑफ P2 कितना देके रखा है, ठीक है। टेम्परेचर लिखना भूल गए हम, सॉरी T होता है यहाँ पे, ठीक है। टेम्परेचर को लिखना भूल गए। यहाँ पे टेम्परेचर आएगा इस प्रकार से। टेम्परेचर कितना देके रखा है? 300 केल्विन, 300 केल्विन, ठीक है। लॉग ऑफ P2/P1, ठीक है। पर ज्यादातर केस में हम इसको क्या लिखते हैं? हमेशा P1/P2 लिखते हैं, ठीक है। क्या लिखते हैं हम? P1/P2, P1/P2, और V2/V1 होता है, ठीक है। P1/P2, इसको ध्यान में रखना है। फॉर्मूला क्या होगा इस टाइप्स का, ठीक है। N की वैल्यू 1, R की वैल्यू पुट कर दी, टेम्परेचर पुट कर दिया। अभी सिर्फ लॉग की वैल्यू को पुट करना है। लॉग P1 की वैल्यू है x,
और P2 है 2x, ठीक है। तो यहाँ से x कैंसल, ठीक है। तो अभी नेक्स्ट को सॉल्व करना है। देखो अभी क्या होता है, पहले यूनिट का काम कंप्लीट कर देते हैं। केल्विन से किलो, मतलब केल्विन इनवर्स कैंसल, मोल से मोल इनवर्स कैंसल, जो भी आंसर आएगा किस में आएगा, जूल में आएगा, ठीक है। अभी क्या करना है, सबसे पहले इन तीनों को कैलकुलेशन करके देखना है, ठीक है। तो अगर इन तीनों को कैलकुलेशन करोगे तो जो आंसर आएगा वो 44.14, ठीक है। इन तीनों को मल्टीप्लाई करोगे तो इतना आएगा, मल्टीप्लाई log ऑफ 1/2, ठीक है। log 1/2 इसको कैसे निकालोगे, देखो इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, log अगर ये 2 ऊपर जाएगा तो क्या आएगा, इनवर्स में हो जाएगा 2 - 1, इस प्रकार से, ठीक है। -5744.14, और ये हमको एक लॉग की प्रॉपर्टी पता है, क्या होता है, log ऑफ an क्या होता है, हमेशा n log ऑफ a, 10 लगा देना यहाँ पे, ठीक है, log 10, इस प्रकार से। तो क्या होगा, n आगे आता है तो मतलब यहाँ पे क्या होगा, n की वैल्यू क्या, -1, ठीक है, और log a, तो log a क्या होगा 2, तो इस प्रकार से इसको यहाँ में कंप्लीट कर देता हूँ, log -1 मल्टीप्लाई log 2, और log 2 की वैल्यू क्या होती है वो ज्ञात होनी चाहिए आपको, इसको याद कर लेना, 0.3010, ठीक है। अभी आपको सिर्फ इस वैल्यू को यहाँ पे पुट करना है, ठीक है। माइनस आया है तो यहाँ पे लिखो 5744.11 मल्टीप्लाई -1 मल्टीप्लाई 0.3010, इस प्रकार से माइनस से माइनस कैंसल, और जो भी आंसर आएगा वो किस में आएगा, प्लस में आएगा, और जूल में आने वाला है। तो जो भी इसको मल्टीप्लाई और इसको मल्टीप्लाई करोगे उसके बाद जो आंसर आएगा फाइनल वो आएगा 1729 जूल, ठीक है, इतना आएगा, ठीक है। और हमको पूछा गया इस स्टेटमेंट में किलो जूल किलो जूल किलो जूल किलो जूल, और हमारे पास आंसर क्या है, जूल में, ठीक है। तो अगर किसी टर्म को जूल से किलो जूल में करना होता है तो क्या करना पड़ता है, 1000 से डिवाइड करना होता है, ठीक है। तो इसको 1000 से डिवाइड कर देंगे इस प्रकार से, ठीक है। तो अभी क्या होगा, सिर्फ ये जो 1 2 3 मतलब यहाँ से 0 पीछे से 3 0 को लगाना है, 1 2 1 2 3, तो इसका आंसर आएगा 1.729 किलो जूल, इस प्रकार से। तो इसका जो आंसर आएगा क्या आएगा, 1.729, इसका जो आंसर आएगा बी आएगा। तो इस प्रकार से आपको क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। अभी हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो चलो आइए सॉल्व करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। क्या देके रखा है, कैलकुलेट स्टैंडर्ड एंथैल्पी चेंज फॉर फॉलोइंग रिएक्शन, ठीक है। हमको इस रिएक्शन के लिए स्टैंडर्ड एंथैल्पी चेंज, जिसको हम डेल्टा एच एफ नॉट रिएक्शन भी कहते हैं, ठीक है, इसको निकालना है, ठीक है। हमको एक रिएक्शन देके रखा है, CH4 का ऑक्सीडेशन होता है तो कार्बन डाइऑक्साइड और H2 मिलता है, ठीक है। तो इसका फॉर्मूला क्या होता है, डेल्टा H फॉर्मेशन निकालने के लिए रिएक्शन के लिए प्रोडक्ट्स माइनस रिएक्शन करना होता है। क्या करना होता है, प्रोडक्ट माइनस रिएक्टेंट करना होता है। तो इसका जो फॉर्मूला होता है रिएक्शन के लिए, डेल्टा H F नॉट रिएक्शन किसके बराबर होता है, डेल्टा H F नॉट ऑफ प्रोडक्ट माइनस डेल्टा H F नॉट ऑफ रिएक्टेंट, इस प्रकार का फॉर्मूला होता है किसी भी रिएक्शन के लिए स्टैंडर्ड एंथैल्पी चेंज निकालने के लिए। बस अभी क्या करना है हमको, जो इस रिएक्शन में प्रोडक्ट साइड है उसको यहाँ पे लिखना है, उनकी एंथैल्पीज को लिखना है, माइनस जो रिएक्टेंट साइड है उनकी एंथैल्पीज को माइनस कर देना है। तो इस प्रकार से हम डेल्टा एच एफ ऑफ रिएक्शन को निकाल सकते हैं, ठीक है। अभी देखो CH4 मॉलिक्यूल से स्टैंडर्ड फॉर्म में देके रखा है,
सॉलिड है, ठीक है। लेकिन यहाँ पे देखो O2 क्या है, स्टैंडर्ड फॉर्म देके रखा है, और अगर कोई स्टैंडर्ड फॉर्म में होता है कोई भी एलिमेंट्स उसके, तो क्या होता है, उसकी इंथैल्पी हमेशा जीरो होती है। इसका मतलब कार्बन डाइऑक्साइड मॉलिक्यूल्स है तो इसकी स्टैंडर्ड इंथैल्पी जीरो नहीं होगी, H2O इसकी स्टैंडर्ड इंथैल्पी जीरो नहीं होगी। लेकिन जो एलिमेंट्स के फॉर्म में होता है और उसके स्टैंडर्ड फॉर्म में, जैसे ऑक्सीजन एलिमेंट्स है, और अगर स्टैंडर्ड फॉर्म में तो O2 के फॉर्म में होगा और गैस के फॉर्म में होगा, तो इसकी स्टैंडर्ड इंथैल्पी क्या होगी, जीरो हो जाएगी। ये बात ध्यान में रखना है। तो इसका मतलब क्या हुआ, जो डेल्टा HF फॉर्मेशन ऑफ O2 होगा वो कितना होगा, जीरो होगा, क्योंकि इसके स्टैंडर्ड फॉर्म में, ठीक है। अभी चलो इसको हम सॉल्व करते हैं, ठीक है। प्रोडक्ट साइड जो है उसको पहले लिख लो, फिर रिएक्टेंट साइड जो है उसको लिखना है। प्रोडक्ट साइड में क्या है, कार्बन डाइऑक्साइड और H2 है, तो पहले उनको लिख लो, ठीक है। इसका फार्मूला होता है इस प्रकार से, मतलब समेशन करना होता है, समेशन, ठीक है। तो लो अभी प्रोडक्ट साइड को ने CO2, तो इधर लिखो डेल्टा HF ऑफ CO2, ठीक है, प्लस यहाँ पे कितने मोल्स देके रखे, 2, तो मोल्स को भी कंसीडर करना होता है, 2 मल्टीप्लाई डेल्टा HF स्टैंडर्ड ऑफ H2O माइनस, इसको माइनस करना है, रिएक्टेंट को माइनस करना है। O2 का तो जीरो हो गया, ठीक है, तो उसको लिखने की जरूरत नहीं क्योंकि ये तो पूरा जीरो हो गया, ठीक है। अभी किसका लिखना है, सिर्फ CH4 का, तो लिखो फिर यहाँ पे डेल्टा HF स्टैंडर्ड ऑफ CH4, ठीक है। इस प्रकार से आपको लिखना है। O2 को क्यों नहीं लिखा, क्योंकि ये तो जीरो हो गया, बस अभी लिखते चलना है आपको। इसकी वैल्यू जो देके रखा है यहाँ पे उसको लिखो, HF का जो देके रखा है उसको लिखो, और CH4 का जो देके रखा है उसको लिखना है, ठीक है। कार्बन डाइऑक्साइड के लिए कितना देके रखा है, लिखो फिर -390 प्लस, ठीक है। H2O के लिए कितना देके रखा है, यहाँ पे 2 मल्टीप्लाई -286 माइनस CH4 के लिए कितना है, CH4 के लिए -75, लिखो -75, इस प्रकार से। चलो अभी इसको सॉल्व करते हैं। -390, अभी इनको मल्टीप्लाई करना है, तो मल्टीप्लाई करोगे तो क्या आएगा, आंसर तो माइनस में आएगा। 9 को 2 से मल्टीप्लाई करो, 12 कैरी 1, -572, और यहाँ पे क्या होगा, माइनस मल्टीप्लाई करोगे तो क्या होगा, प्लस का हो जाएगा। तो ये जो 75 किसका हो जाएगा, प्लस का, इस प्रकार से। क्यों, क्योंकि दोनों मल्टीप्लाई में, और जो भी दो चीज़ अगर मल्टीप्लाई में हो, अगर 2 डिजिट्स इस प्रकार से अगर मल्टीप्लाई में और दोनों माइनस हो, तो हमेशा आंसर प्लस में आता है। इसके लिए इनका क्या हुआ, आंसर प्लस में आया 75, ठीक है। अभी इनको माइनस प्लस करो और आंसर बताना है। अभी क्या होगा, माइनस माइनस हमेशा प्लस होता है, लेकिन आंसर किस में आएगा, माइनस में। चलो लिखो फिर इसको, 0 2 9 6 ऊपर 1 5 और 3 8 और 9, ठीक है, प्लस 75, इसको माइनस करो, इसका आंसर आएगा फिर 12 5 7 7 किलो जूल। तो जो फाइनल आंसर आएगा किसका, डेल्टा HF नॉट ऑफ रिएक्शन का, इस रिएक्शन के लिए क्या होगा, -887 किलो जूल। तो इसका आंसर आएगा बी। आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आया होगा कि अगर स्टैंडर्ड एंथैल्पी चेंज पूछा है तो हमेशा इस फॉर्मूला का यूज करना है। इसको अच्छे से लिखो, इस प्रकार से प्रोडक्ट माइनस रिएक्टेंट करना है। आई होप ये क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा। अगर आपको ये सेशन हेल्पफुल रहा होगा तो इस सेशन को लाइक कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। चलो आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। क्या देखे रखा है, आइडेंटिफाई फ्रॉम फॉलोइंग करेक्ट सेट ऑफ थर्मोडायनेमिक्स कंडीशन फॉर द रिएक्शन टू बी स्पॉन्टेनियस। अगर कोई रिएक्शन है वह स्पॉन्टेनियस मतलब ऐसी रिएक्शन जो अपने आप होती है उसको क्या कहा जाता है, स्पॉन्टेनियस रिएक्शन, ठीक है। तो रिएक्शन क्या होना चाहिए, हर
टेम्परेचर के ऊपर क्या होना चाहिए, स्पॉन्टेनियस होना चाहिए। ये बताना है हमको कि हर मतलब रिएक्शन क्या होगी, किसी भी टेम्परेचर के ऊपर अपने आप होगी। टेम्परेचर 100 डिग्री सेल्सियस हो या कोई भी टेम्परेचर को कंसीडर कर लो, उसमें कोई भी वेरिएशन आए वो रिएक्शन अपने आप होगी, तो उसको क्या कहोगे, स्पॉन्टेनियस रिएक्शन। तो स्पॉन्टेनियस रिएक्शन के लिए बताने के लिए हमको एक चीज़ पता होना जरूरी है, डेल्टा जी इज इक्वल टू डेल्टा एच माइनस टी डेल्टा एस। ठीक है, इसकी मदद से आप बता सकते हो कि कोई रिएक्शन स्पॉन्टेनियस है या नॉन स्पॉन्टेनियस है। अगर डेल्टा जी लेस देन 0 है तो रिएक्शन क्या होती है, स्पॉन्टेनियस। ठीक है, और डेल्टा जी अगर ग्रेटर देन 0 है तो रिएक्शन क्या होती है, नॉन स्पॉन्टेनियस, अपने आप में होती है। और डेल्टा जी अगर 0 है तो इक्विलिब्रियम पे होती है रिएक्शन। ठीक है, तो हमको अगर कोई रिएक्शन है उसको स्पॉन्टेनियस करवाना है या दिखाना है तो हमें डेल्टा जी नेगेटिव चाहिए। ठीक है, कैसे भी करके हमको डेल्टा जी नेगेटिव लाना होगा। तो हमको 4 स्टेटमेंट देके रखा है। पहली कंडीशन में क्या दिया है हमें, डेल्टा एच ग्रेटर देन 0, डेल्टा एस ग्रेटर देन 0। तो पहली कंडीशन में डेल्टा एच पॉजिटिव होगा और डेल्टा एस भी अगर पॉजिटिव होगा। तो अभी मुझे बताओ, ए भी पॉजिटिव और ए भी पॉजिटिव। ठीक है, तो क्या होगा फिर यहाँ पे, अगर मुझे ये नेगेटिव चाहिए तो मुझे यहाँ पे क्या करवाना होगा, इस पूरी टर्म को नेगेटिव में लाना होगा। मतलब डेल्टा एच की जो वैल्यू है वो क्या होगी, लेस देन चाहिए, किससे, टी डेल्टा एस से, तभी जाके नेगेटिव हो सकता है। ठीक है, तो डेल्टा जी नेगेटिव कब होगा, अगर टी डेल्टा एस की वैल्यू क्या होगी, पॉजिटिव ज़्यादा होगी। ठीक है, तो जितनी ज़्यादा डेल्टा एस की वैल्यू पॉजिटिव होगा उतना ही ज़्यादा तब जाके नेगेटिव होगा। या हम ऐसा बता सकते हैं कि टेम्परेचर क्या चाहिए, हाई चाहिए। टेम्परेचर क्या चाहिए, हाई। अगर टेम्परेचर हाई होगा और कंडीशन डेल्टा एच ग्रेटर देन 0 और डेल्टा एस ग्रेटर देन 0 होगा और टेम्परेचर हाई होगा, तब जाके डेल्टा जी क्या होगा, नेगेटिव होगा। ठीक है, तो ये कंडीशन कब होगी, डेल्टा जी नेगेटिव कब होगा, टेम्परेचर क्या होगा, हाई होना चाहिए। अगर लो टेम्परेचर होगा, ठीक है, अगर टेम्परेचर लो होगा तो जो डेल्टा जी है वो नेगेटिव ना होगा, क्योंकि डेल्टा एच पॉजिटिव हो जाएगा। ठीक है, लेकिन कंडीशन में क्या पूछा है उन्होंने, ऑल टेम्परेचर पे पूछा है और हमको यहाँ पे क्या रखना पड़ रहा है, टेम्परेचर को हाई रखना पड़ रहा है। मतलब डेल्टा ए की कंडीशन नहीं है, इसको इस कंडीशन के लिए क्या लगेगा, हाई टेम्परेचर रहेगा। ठीक है, अभी सेकेंड कंडीशन को चेक करना है। सेकेंड कंडीशन में क्या देके रखा है, डेल्टा एच लेस देन 0। ठीक है, हम यहीं पे ए के लिए हो गया, अभी बी के लिए देखते हैं। बी में क्या होगा, डेल्टा जी डेल्टा एच माइनस टी डेल्टा एस। ठीक है, इसको नेगेटिव लाना है। डेल्टा एच क्या है, नेगेटिव है, माइनस, ठीक है, और डेल्टा एस क्या है, नेगेटिव है, मतलब ये भी नेगेटिव है। ठीक है, तो क्या होगा फिर, ये नेगेटिव और ये नेगेटिव नेगेटिव क्या हो जाएगा, पॉजिटिव हो जाएगा, पॉजिटिव होगी, मतलब इसकी वैल्यू बड़ी हो जाएगी फिर। ठीक है, इसकी वैल्यू क्या होगी, हाई होगी, मतलब टी डेल्टा एस क्या होगा, हाई हो जाएगा। ठीक है, लेकिन हमको क्या करना है, नेगेटिव लाना है। तो नेगेटिव कंसिडर करने के लिए डेल्टा एच क्या होना चाहिए, बड़ा होना चाहिए। इसका मतलब टी डेल्टा एस जो भी होगा, डेल्टा एच बड़ा होना चाहिए। ठीक है, और डेल्टा एस कब कम होगा, जब टेम्परेचर को कम करोगे। मतलब इस कंडीशन को स्पॉन्टेनियस कब होगा, जब टेम्परेचर क्या होना चाहिए, लो होना चाहिए। और हमें क्या पूछा है, हर टेम्परेचर के ऊपर वो रिएक्शन स्पॉन्टेनियस होना चाहिए। और बी कंडीशन के लिए टेम्परेचर हमको लो रखना पड़ रहा है, मतलब ये भी सेटिस्फाई नहीं कर रहा है। ठीक है, तो अभी हम सी को कंसिडर करते हैं, डेल्टा जी डेल्टा एच माइनस टी डेल्टा एस। ठीक है, इसको नेगेटिव लाना है। डेल्टा एच क्या देके रखा है, नेगेटिव, माइनस डेल्टा टी एस क्या देके रखा है, पॉजिटिव। इसका मतलब ये भी नेगेटिव और ये भी नेगेटिव। तो टेम्परेचर कितना भी रखो, डेल्टा जी हमेशा क्या होगा, नेगेटिव ही होगा। तो डेल्टा जी क्या होगा, इस कंडीशन के लिए नेगेटिव होगा। तो ध्यान में रखना है, अगर डेल्टा एच लेस देन 0
और डेल्टा एस ग्रेटर देन 0, टेम्परेचर कितना भी हो उसके ऊपर फर्क नहीं होगा, तो मतलब एट ऑल टेम्परेचर डेल्टा जी क्या होगा, नेगेटिव होगा, और इस कंडीशन के लिए क्या होगा, रिएक्शन स्पॉन्टेनियस होगी, तो इस प्रकार से हम कह सकते हैं जो कंडीशन सी के हिसाब से एट ऑल टेम्परेचर डेल्टा जी नेगेटिव होगा और स्पॉन्टेनियस रिएक्शन होगी। तो इस प्रकार से हम इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, कभी कभी पूछ सकता है कि अगर टेम्परेचर हाई होगा और रिएक्शन हमें स्पॉन्टेनियस चाहिए तो कंडीशन क्या होगी, एक वाली कंडीशन होगी। अगर हमको पूछा है कि कोई रिएक्शन स्पॉन्टेनियस है और कंडीशन पूछेगा कि लो टेम्परेचर पे होना चाहिए तो कंडीशन क्या होगी, ये वाली होगी, और अगर ऑल टेम्परेचर पे पूछा है तो ये वाली कंडीशन होगी। तो इस प्रकार से हमने इस क्वेश्चन को सॉल्व कर दिया है। तो अभी हम बढ़ने वाले हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो चलो आइए देखते हैं कि नेक्स्ट क्वेश्चन में आपको क्या पूछा गया है। आइडेंटिफाई फ्रॉम फॉलोइंग द करेक्ट सेट ऑफ थर्मोडायनेमिक्स कंडीशन फॉर रिएक्शन टू बी नॉन स्पॉन्टेनियस एट ऑल टेम्परेचर। ठीक है, तो क्वेश्चन को अप्रोच करते समय पूछा क्या, उसके ऊपर पहले देखना होता है। देखो पहले क्या पूछा हमको, नॉन स्पॉन्टेनियस पूछा है। ठीक है, नॉन स्पॉन्टेनियस, और कहाँ पे, एट ऑल टेम्परेचर, मतलब ऐसी प्रोसेस रिएक्शन जो क्या हो, नॉन स्पॉन्टेनियस हो, हर टेम्परेचर के ऊपर वह रिएक्शन नॉन स्पॉन्टेनियस होना चाहिए। अभी हमने जस्ट पहले क्वेश्चन में पढ़ा था कि स्पॉन्टेनियस क्या होता है और नॉन स्पॉन्टेनियस क्या होता है। ठीक है, तो नॉन स्पॉन्टेनियस के लिए क्या चाहिए, जो डेल्टा जी फॉर्मूला होता है, डेल्टा एच माइनस टी डेल्टा एस। ठीक है, तो नॉन स्पॉन्टेनियस के लिए डेल्टा जी पॉजिटिव आना चाहिए। क्या आना चाहिए, डेल्टा जी पॉजिटिव आना चाहिए। तो अभी हमको 4 सेट दे के रखे हैं, ए बी सी डी, इनमें से हमें बताना है कि इनकी वैल्यू पुट करने से डेल्टा जी पॉजिटिव कब होगा। तो क्या लगता है, तो हम इसको देखते हैं कि अगर डेल्टा एच ग्रेटर देन 0, मतलब अगर डेल्टा एच पॉजिटिव है, ठीक है, और डेल्टा एस अगर नेगेटिव है, तो मतलब ये नेगेटिव और ये नेगेटिव, डेल्टा एस को क्या कर दे, हमने नेगेटिव कंसीडर किया है। ठीक है, तो नेगेटिव पॉजिटिव क्या होता है, पॉजिटिव हो जाता है, मतलब ए भी पॉजिटिव और ये टी डेल्टा एस से पूरा क्या हो जाएगा, पॉजिटिव हो जाएगा। और जब भी पॉजिटिव आएगा तो डेल्टा जी क्या होगा, फिर पॉजिटिव होगा। मतलब टेम्परेचर कुछ भी ले लो आप, इसके ऊपर कोई चेंजेस नहीं आएगा, क्योंकि टेम्परेचर कितना भी लो हमेशा आंसर किस में आएगा, डेल्टा जी पॉजिटिव में आएगा। और जब डेल्टा जी पॉजिटिव होगा तो रिएक्शन क्या हो जाती है, नॉन स्पॉन्टेनियस हो जाती है। तो जो हमारा आंसर आएगा इसके लिए क्या होगा कि अगर डेल्टा एच ग्रेटर देन 0 है और डेल्टा एस लेस देन 0 है, तो जो डेल्टा जी ये पॉजिटिव होगा, और अगर पॉजिटिव है तो रिएक्शन क्या होगी, हर टेम्परेचर के ऊपर नॉन स्पॉन्टेनियस होगी। तो इस प्रकार से हमने इसको सॉल्व कर लिया। तो अभी देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। तो चलो आइए सॉल्व करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। क्वेश्चन क्या दिया है हमें, कैलकुलेट वर्क डन in a joule if 1 mole of an ideal gas compress from volume 24 dmq to 13 dmq at constant external pressure 3 bar। ठीक है, तो हमें क्या कैलकुलेट करना है, वर्क डन कैलकुलेट करना है। क्या कैलकुलेट करना है, वर्क डन, और किस में होना चाहिए, जूल में। ठीक है, और क्या हुआ है, मतलब यहाँ पे कोई आइडियल गैस कंसिडर किया है। देखो इस क्वेश्चन को समझो, कोई आइडियल गैस है, सपोज करो यहाँ तक। ठीक है, इसमें हमने आइडियल गैस कंसिडर किया है। और आइडियल गैस क्या होती है, ऐसी गैस जो हर प्रेशर के ऊपर PV = nRT को फॉलो करता है, इसी को क्या कहते हैं, आइडियल गैस। ठीक है, तो अभी क्या किया है, इस कंटेनर में हमने आइडियल गैस को फिक्स किया है। ठीक है, और उसको कॉम्प्रेस किया है। कॉम्प्रेस का मतलब क्या हुआ, जिसको हमको नीचे से दबाना है। जैसे सपोज करो अगर स्टार्टिंग में इसका V1 वॉल्यूम है और अगर P1 प्रेशर है, ठीक है, तो नेक्स्ट में क्या होगा, फिर जैसे इसको कॉम्प्रेस करोगे मतलब इसका वॉल्यूम कब होगा, तो मतलब यहाँ पे इतना था तो अभी कितना हो जाएगा, यहाँ तक हो जाएगा इसका वॉल्यूम V2 और P2, इस टाइम पे V2 और इस टाइम पे P2। ठीक है, मतलब ये हो गई कॉम्प्रेस की कंडीशन और ये हो गई नॉर्मल कंडीशन। तो कॉम्प्रेस किया तब उसका वॉल्यूम V2 होगा, और जब कॉम्प्रेस नहीं किया है हमने तब उसका वॉल्यूम क्या होगा, V1। तो हमको देखे रखा है स्टार्टिंग का इनिशियल कितना होगा, फिर 24 dmq।
ठीक है। और जब कंप्रेस कर देंगे हम उस गैस को तो जो V2 हो जाएगा कितना होगा 13 dmq, ठीक है। और dmq का मतलब क्या होता है 1 लीटर ही होता है, ये बात ध्यान में रखना है, ठीक है। dmq। अभी देखिए लेकिन क्या कहा है, जो उसका प्रेशर है उसने क्या कर दिया कांस्टेंट कर दिया प्रेशर, मतलब P1 और P2 क्या होगा कांस्टेंट होगा। स्टार्टिंग का जो प्रेशर होगा उतना ही जब कंप्रेस कर दोगे उतना प्रेशर होगा, कितना होगा फिर वो 3 होगा, ठीक है। तो प्रेशर की वो एक्सटर्नल प्रेशर कितना होगा 3 बार, ठीक है। तो जो वर्क डन होता है निकालने का तो फॉर्मूला क्या होता है सभी को पता है कि W इज इक्वल टू क्या होता है माइनस P एक्सटर्नल dV होता है, ठीक है। या उसको डेल्टा V भी लिख सकते हो, ठीक है। क्या होता है डेल्टा V, और डेल्टा V का मतलब क्या होता है V2 माइनस V1 फाइनल वॉल्यूम माइनस इनिशियल वॉल्यूम, ठीक है। तो W इज इक्वल टू माइनस एक्सटर्नल प्रेशर कितना है 3 बार, कितना है 3 बार मल्टीप्लाई वॉल्यूम लिखो भी V2 कितना है 13 माइनस V1 कितना है फिर 24 और dmq, ठीक है। तो -3 मल्टीप्लाई यहाँ पे कितना बचेगा फिर -11 और ये माइनस से माइनस कैंसिल तो कितना बचेगा वर्क डन कितना होगा 33, ठीक है बार इंटू dmq, ठीक है। लेकिन यहाँ पे तो 33 जूल में आंसर चाहिए हमें, और यहाँ पे क्या आ रहा है बार dmq। तो एक बात हमेशा ध्यान में रखना है आपको कि अगर 1 बार इंटू dmq किसके बराबर होता है 100 जूल के बराबर होता है, इसको ध्यान में रखना है, ठीक है। 100 जूल किसके बराबर होता है बार dmq के बराबर होता है, ठीक है। तो हम इस बार dmq की जगह पे 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे, 100 से मल्टीप्लाई करेंगे तो W इज इक्वल टू 33 इंटू 100 जूल। तो जो आंसर आएगा कितना आएगा फिर वर्क डन का 3300 जूल। तो जो वर्क डन होगा जब कंप्रेस करेंगे हम किसी आइडल गैस को तो कितना वर्क डन होगा W इज इक्वल टू 3300 जूल होगा, ठीक है। तो इस प्रकार से हमने इस क्वेश्चन को सॉल्व कर लिया है। और इसमें और क्या बोल सकते हैं, अगर वर्क डन के बारे में पता होना चाहिए। अगर वर्क डन अगर जब पॉजिटिव होता है इसका मतलब क्या हुआ, अगर वर्क डन साइन कन्वर्सन बोलते हैं इसको, अगर W पॉजिटिव आता है इसका मतलब हमारे सिस्टम के ऊपर कार्य हुआ है, ठीक है, तब W क्या होता है पॉजिटिव होता है। और अगर W नेगेटिव कब होगा जब हमारा सिस्टम सराउंडिंग में काम करेगा, ठीक है, तब वर्क डन क्या होता है नेगेटिव होता है। तो ये एक्स्ट्रा फैक्ट आपको ध्यान में रखना है। आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। तो अभी हम बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो चलो आइए सॉल्व करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। तो क्वेश्चन क्या देके रखा है हमें, कैलकुलेट द चेंज इन इंटरनल एनर्जी। क्या कैलकुलेट करना है, इंटरनल एनर्जी में जो चेंज हुआ है उसको कैलकुलेट करना है ऑफ द सिस्टम इफ वर्क डन बाय द सिस्टम इज 18 जूल एंड एब्जॉर्ब हीट इज 15 जूल इन द पर्टिकुलर रिएक्शन, ठीक है। तो ये जो एग्जांपल है फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स का एग्जांपल है, ठीक है। इसमें क्या हुआ है इंटरनल एनर्जी में कितना चेंज हुआ है उसको पूछा है, और वर्क डन हुआ है किसके द्वारा सिस्टम के द्वारा, और जो हीट एब्जॉर्ब हो गई है उसके बारे में देके रखा है, ठीक है। तो हमको सिर्फ इंटरनल एनर्जी पूछा गया है। तो फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स क्या होता है, डेल्टा U इज इक्वल टू Q प्लस W के बराबर होता है, ठीक है। तो हमें सिर्फ इंटरनल एनर्जी निकालनी है। अभी मेन इंपॉर्टेंट इस क्वेश्चन में क्या होता है कि वर्क डन बाय द सिस्टम हो रहा है या वर्क डन ऑन द सिस्टम हो रहा है, उसमें साइन के ऊपर डिपेंड होता है। जैसे सपोज करते हैं क्वेश्चन में क्या देके रखा है यहाँ पे वर्क डन बाय द सिस्टम, ठीक है, मतलब यहाँ पे वर्क डन किसने किया है सिस्टम के द्वारा वर्क डन ही हुआ है, मतलब यहाँ पे एक्सपांशन हुआ है। और जब सिस्टम के द्वारा वर्क डन होता है या उसको हम एक्सपांशन बोलते हैं तो W क्या होता है नेगेटिव होता है। इसका मतलब जो W की वैल्यू होगी वो नेगेटिव होगी, ठीक है, इसको समझ लिया। सेकेंड, एब्जॉर्ब हीट 15 जूल इन अ पर्टिकुलर रिएक्शन। तो इसमें क्या हो रहा है, रिएक्शन में हीट एब्जॉर्ब हो रही है। अगर हीट एब्जॉर्ब होती है तो Q पॉजिटिव होता है
और अगर हीट रिलीज होती है तो क्यू क्या होता है, नेगेटिव होता है। ये बात आपको ध्यान में रखना है। तो यहाँ पे क्या दिया है हमें कि जो हीट है वो एब्जॉर्ब हो रही है, मतलब सिस्टम ने हीट को एब्जॉर्ब किया है, तो क्यू क्या होगा, पॉजिटिव होगा। ठीक है, तो अभी इंटरनल एनर्जी निकाल सकती है। तो क्यू कितना देके रखा है हमें, हीट 15 जूल, और हीट क्या हुई है, एब्जॉर्ब हुई है, तो जो एनर्जी आएगी या हीट आएगी वो किस में आएगी, प्लस में आएगी, तो 15 प्लस। ठीक है, तो वर्क डन किसने किया है, सिस्टम ने किया है। इसके लिए जो वैल्यू आएगी वर्क डन की वो किस में आएगी, नेगेटिव में आएगी, तो -18। ठीक है, और पूरा किस में आएगा आंसर, जूल में आएगा। ठीक है, तो डेल्टा U इज इक्वल टू 15 - 18 जूल। तो डेल्टा U कितना आया होगा इसके लिए, फिर 32 जूल। तो इस प्रकार से हमने फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स की मदद से इस क्वेश्चन को सॉल्व कर लिया है। इसमें हमें एग्जाम्पल सिंपल है, लेकिन जो साइन कन्वेंशन होता है ये सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। जब सिस्टम के ऊपर वर्क डन होता है और सिस्टम के द्वारा वर्क डन किया जाता है तो साइन क्या होता है, और जब सिस्टम हीट एब्जॉर्ब करता है और रिलीज करता है तो साइन क्या होता है, इसको ध्यान में रखना है। तो जो फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स क्वेश्चन बहुत ईजी होता है। आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो चलो आइए सॉल्व करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। तो क्वेश्चन में क्या पूछा है, कैलकुलेट डेल्टा H नॉट फॉर रिएक्शन। तो हमें स्टैंडर्ड एंथैल्पी कैलकुलेट करना है। ठीक है, और जब डेल्टा S स्टैंडर्ड देके रखा है 120 जूल किलो इनवर्स, डेल्टा U गिव्स एनर्जी देके रखा है 28000 जूल। ठीक है, तो हमें क्या पूछा है, स्टैंडर्ड एंथैल्पी निकालना है हमें। ठीक है, तो हमको एक फार्मूला पता होता है, क्या होता है फिर, डेल्टा G इज इक्वल टू डेल्टा H माइनस T डेल्टा S। ठीक है, ये वाला क्वेश्चन होता है। तो हमको कंडीशन क्या देके रखा है यहाँ पे, स्टैंडर्ड कंडीशन। तो स्टैंडर्ड कंडीशन के लिए यहाँ पे 0 लगा देना है। ठीक है, इस प्रकार से। ठीक है, इस प्रकार से सॉल्व करना है। तो हमें क्या निकालना है इससे, डेल्टा G नॉट भी पता है, डेल्टा H निकालना है और डेल्टा S भी पता है, लेकिन हमें यहाँ पे टेम्परेचर नहीं गिवन है। तो टेम्परेचर क्या लोगे, लेकिन एक हिंट देके रखी है हमें। क्या हिंट है, स्टैंडर्ड कंडीशन देके रखा है। और स्टैंडर्ड कंडीशन का मतलब क्या होता है, टेम्परेचर कितना होता है, 25 डिग्री सेल्सियस होता है। ठीक है, ये ज्ञात है हमें। तो टेम्परेचर क्या है फिर, 25 डिग्री सेल्सियस, 25 डिग्री सेल्सियस होता है। तो अगर केल्विन में निकालना हो तो क्या निकालेंगे, केल्विन। तो टेम्परेचर किसके बराबर आता है, 298 केल्विन के अप्रोक्स आता है। जब कैलकुलेशन करनी हो तो ये जो 0.515 है इसको हम निगलेक्ट कर सकते हैं। तो टेम्परेचर हम इस प्रकार से ले सकते हैं कि कैलकुलेशन आसानी से कर सके। ठीक है, तो अभी हमको टेम्परेचर भी मिल गया, सब मिल गया। अभी जो निकालना है उसको फाइंड करते हैं। तो देखो, हम सबसे पहले इसको रीअरेंजमेंट कर देते हैं। जिसको निकालना है उसको एक साइड लिख देते हैं और जिसकी वैल्यू पता है उसको एक साइड लिख देते हैं। डेल्टा H निकालना है। ठीक है, तो इसको क्या करना है, इस साइड लेके आना है। अगर ये पूरी टर्म इस साइड नेगेटिव है तो LHS जाके पॉजिटिव होगी। ठीक है, तो जो डेल्टा H नॉट है उसकी वैल्यू क्या होगी, डेल्टा G नॉट प्लस T डेल्टा S नॉट। इस प्रकार से हमने इसको रीअरेंजमेंट कर लिया। बस अभी आपको सिर्फ इसकी वैल्यू पुट करनी है, हो डेल्टा G डेल्टा H नॉट निकल जाएगा। डेल्टा G नॉट की वैल्यू क्या है, 28000 प्लस टेम्परेचर कितना देके रखा है, टेम्परेचर है 298 केल्विन मल्टीप्लाई, और डेल्टा एस कितना है 120। ठीक है, तो अभी क्या करना है, सबसे पहले इनको कैलकुलेट करो। तो कैलकुलेट करोगे तो क्या आएगा इसका आंसर, जीरो। इसको कैलकुलेटर से कर लेते हैं तो जल्दी हो जाएगा इसका काम। ठीक है, तो इसका कैलकुलेशन में क्या आएगा, 3576 इतना आएगा। ठीक है, प्लस 28000 इसमें उसको ऐड कर देना है अभी। ठीक है, तो देखो टेम्परेचर किस में था,
केल्विन में था, और डेल्टा एच किस में, जूल केल्विन इनवर्स। तो यहाँ से केल्विन इनवर्स और केल्विन कैंसिल होगा, और जो भी आंसर आएगा किस में आएगा, वो जूल में आएगा। तो ठीक है, तो इसको ऐड करो, कितना आएगा फिर 1 2 3 4 5, ठीक है। तो आएगा इसका 0 0, ये 6, ये आएगा 7, ये आएगा 5 और 8 कितने होते हैं 13, कैरी 1, ठीक है, 3 4 5 6। तो इतना जो आंसर आएगा इतना आएगा, और किस में आएगा, जूल में आएगा। तो डेल्टा एच कितना जूल आया, इतना जूल आया। लेकिन हमको आंसर किस में पूछा है, किलो जूल में पूछा है। तो जूल को किलो जूल में कन्वर्ट करने के लिए डिवाइड बाय 1000 करना होता है, ठीक है। तो क्या करो, यहाँ पे सिर्फ 63760 डिवाइड बाय 1000 करना होता है, ठीक है। तो 1 2 3, तो जो आंसर आएगा 6376 किलो जूल, ठीक है। तो इसका आंसर है सी वाला, 63.766 किलो जूल। तो इस प्रकार से हमने डेल्टा एच को निकाल लिया। आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आया होगा।